कैरेबियन सी के बीचों बीच देर रात समंदर के ऊपर अमेरिकन वॉरशिप्स अपनी तय पोजीशंस पर तैनात थे, जिन पर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और आर्म ड्रोन्स बस एक ऑर्डर के इंतजार में तैयार बैठे थे। उसी समय वेनेजुएला की राजधानी कैराकस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डूबी हुई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रात करीब 2 बजे अचानक कैराकस की पूरी बिजली गुल हो जाती है और पूरा शहर एक साथ अंधेरे में डूब जाता है। इसी ब्लैकआउट के बीच अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वजह से वेनेजुएलियन एयर डिफेंस रेडार्स काम करना बंद कर देते हैं। गहरी नींद में सो रहे वेनेजुएला के लोगों को आसमान में तेज धमाकों की आवाज सुनाई देती है और पूरे शहर में अचानक एयर रेड सायरन्स गूंज उठते हैं। लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, यूएस एयरफोर्स के 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स बिना रुकावट वेनेजुएला के एयर स्पेस में दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद यूएस डेल्टा फोर्स के जवान हेलीकॉप्टर से कैराकस में मौजूद वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के हेवीली फोर्टिफाइड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स फुएर्ते तिजुआना की छत पर उतर जाते हैं। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि मादुरो की सुरक्षा में तैनात फोर्सेस को संभलने तक का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हड़बड़ी में वो ऊपर मंडरा रहे हेलीकॉप्टर्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक डेल्टा फोर्सेस के कई जवान एक के बाद एक कई दरवाजे तोड़ते हुए कंपाउंड के अंदर घुस चुके थे। कंपाउंड के अंदर एक कमरे में निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस चैन से सो रहे थे। लेकिन तभी धमाकों की आवाज से उनकी भी नींद टूट जाती है। हड़बड़ी में वो दोनों सेफ रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे को बंद कर पाते, यूएस स्पेशल फोर्सेस के जवान वहां पहुंच जाते हैं और निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरी कार्रवाई को हजारों किलोमीटर दूर फ्लोरिडा के मार-अ-लागो पाम बीच से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने करीबियों के साथ लाइव देख रहे थे। जैसे ही मादुरो को अरेस्ट किया गया, ट्रंप के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। कुछ ही घंटों में मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ले जाया गया और जेल में डाल दिया गया। अगले दिन ट्रंप ने दुनिया के सामने खुलकर ऐलान किया कि अब वेनेजुएला का संचालन अमेरिका की निगरानी में होगा। तेल के ढांचे को ठीक किया जाएगा, डेमोक्रेसी रिस्टोर की जाएगी और जब तक सेफ ट्रांजिशन नहीं होता, वेनेजुएला की सरकार अमेरिका के हिसाब से चलेगी। दुनिया अमेरिका के इस कदम से हैरान रह गई कि कैसे अमेरिका ने एक सोवरेन कंट्री के इलेक्टेड सिटिंग प्रेसिडेंट को उसके घर से उठा लिया और एक देश के साथ अमेरिका कैसे मनमानी पर उतर आया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? आखिर अमेरिका और वेनेजुएला जो कभी करीबी एलाइज थे, आज इस कदर दुश्मन कैसे बन गए? आखिर क्यों एक सिटिंग प्रेसिडेंट को उनके ही घर से उठाकर ले जाया गया? अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा करके क्यों वर्ल्ड पीस को बड़े खतरे में डाल रहा है? क्या ये सिर्फ ऑयल की लड़ाई है या इसके पीछे पावर, कंट्रोल और जियोपॉलिटिक्स का कहीं ज्यादा गहरा खेल छुपा हुआ है? A call between Donald Trump and Venezuela's president reportedly ended with the US president issuing a blunt ultimatum. Venezuela's president has a warning for the United States. If you mess with our country, you're messing with all of South America. The U.S., according to President Trump, launched a large-scale strike on Venezuela, attacking the capital city of Caracas and several nearby areas. Nicolas Maduro has arrived in New York hours after President Trump announced the US had captured Venezuela's president. Donald Trump has announced on social media that Venezuela will be turning over millions of barrels of sanctioned oil to the US in the wake of the capture of President Nicolas Maduro. वेनेजुएला की कहानी 1498 से शुरू होती है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार यहाँ की धरती पर कदम रखा था। इसके कुछ सालों बाद वेनेजुएला स्पेनिश एम्पायर के कब्जे में आ गया, जहाँ उन्होंने करीब 300 साल तक राज किया। लेकिन दुनिया ने वेनेजुएला को असल मायने में तब जाना जब 19वीं सदी की शुरुआत में यहाँ से साउथ अमेरिका की आजादी की सबसे बड़ी लहर उठी। इस क्रांति के नायक साइमन बोलीवार थे, जिन्हें यहाँ आज भी लिबरेटर के रूप में पूजा जाता है। साल 1811 में वेनेजुएला ने अपनी आजादी का ऐलान किया और करीब 10 साल बाद वो स्पेनिश एम्पायर से आजाद भी हो गया। इसके बाद ग्रैंड कोलंबिया नाम से एक फेडरेशन बना, जिसमें आज के वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और पनामा भी शामिल थे। लेकिन 1830 में साइमन बोलीवार की मौत के साथ ही ये फेडरेशन टूट गया और वेनेजुएला एक सोवरेन नेशन के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा। इसके बाद 1830 से लेकर 1900 के शुरुआती दशक तक वेनेजुएला का इतिहास सैन्य तानाशाहों के बीच सत्ता की छीना झपटी का रहा। उस समय देश की पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर टिकी थी और समाज में बड़े जमींदारों का बोलबाला था। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते यहाँ दर्जनों बार तख्ता पलट और सिविल वॉर हुए। इन सब के चलते 19वीं सेंचुरी के आखिर तक वेनेजुएला इंटरनेशनल डेट में इतनी बुरी तरह फंस चुका था कि यूरोपियन कंट्रीज ने कर्ज वसूलने के लिए उसके पोर्ट्स को घेर लिया। इसके जवाब
में अमेरिका ने मॉनरो डॉक्ट्रिन के तहत दखल दिया और यूरोपियन सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर किया, और यही से उसने लैटिन अमेरिका में खुद को सिक्योरिटी गार्डियन की तरह पेश करना शुरू किया। इसी अमेरिकी दबाव के माहौल में वेनेजुएला एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जिसने देश की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। 1908 में एक बार फिर वेनेजुएला में कू हुआ और जुआन विसेंटे गोमेज नाम के लीडर के हाथ में पावर आ गई। अब तक वेनेजुएला को यह पता लग चुका था कि उसकी जमीन के नीचे तेल का भंडार छिपा हुआ है, इसलिए गोमेज ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को ऑयल कंसेशंस देना शुरू किया। इसके बाद साल 1914 में मैने ग्रांडे फील्ड के जुमैक 1 ऑयल वेल से पहली बार कमर्शियल लेवल पर तेल निकलना शुरू हुआ और यही से वेनेजुएला में एक नए युग की शुरुआत हो गई। 1920 के दशक में इसी तेल के चलते अमेरिका का वेनेजुएला में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों देशों के दोस्ताना संबंध बन गए और अमेरिकी कंपनियों को तेल निकालने की खुली छूट मिल गई, जिससे वेनेजुएला की इकोनॉमी भी रॉकेट की रफ्तार से भागने लगी। वेनेजुएला ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एलाइड नेशंस को भर भर के ऑयल सप्लाई किया और इसी ऑयल के बदौलत वेनेजुएला 1950s में वर्ल्ड की 4th वेल्दिएस्ट कंट्री बन गया। इसी वक्त तक वेनेजुएला की कैपिटल कैराकस चकाचौंध भरी ऊंची इमारतों, लग्जरी गाड़ियों और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस इतनी आलीशान हो चुकी थी कि उसे साउथ अमेरिका का पेरिस तक कहा जाने लगा। मगर इस रईसी के पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक थ्रेट छिपा था, जिसे इकोनॉमिस्ट डच डिजीज कहते हैं। दरअसल तब तक वेनेजुएला की इकोनॉमी लगभग पूरी तरह ऑयल एक्सपोर्ट पर टिक चुकी थी। चूंकि उस दौरान इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें ऊंची थी, इसलिए ऑयल एक्सपोर्ट करने की वजह से वेनेजुएला में फॉरेन करेंसी की बाढ़ सी आ गई और वेनेजुएलियन करेंसी बॉलीवर आर्टिफिशियल तरीके से मजबूत हो गई। मजबूत करेंसी का सीधा असर ये हुआ कि विदेशों से सामान इंपोर्ट करना बेहद सस्ता हो गया, जबकि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना और एग्रीकल्चर चलाना कंपैरेटिवली महंगा पड़ने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला धीरे धीरे अपनी जरूरत की लगभग हर चीज, खाने का अनाज, दवाइयां, मशीनें, सब कुछ इंपोर्ट करने लगा और उसका भुगतान सिर्फ ऑयल बेचकर करता रहा। इस तरह वेनेजुएला एक रेंटियर स्टेट बन गया, जिसकी 95% एक्सपोर्ट अर्निंग सिर्फ ऑयल से होती थी। जब तक इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें ऊंची रही, ये सिस्टम चलता रहा, लेकिन इसने देश के बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। वेनेजुएलियन गवर्नमेंट्स ने नई इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी बनाने पर ध्यान ही नहीं दिया। इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के चलते समाज में 2 वर्ग पैदा हो गए थे। एक तरफ वो मुट्ठी भर रसूखदार लोग थे जो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स और इंपोर्ट लाइसेंसेस के जरिए अरबपति बन रहे थे, और दूसरी तरफ वो बहुत बड़ा गरीब तबका था जो महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा था। जनता के मन में ये कड़वाहट घर कर गई थी कि उनके पैरों के नीचे मौजूद तेल की दौलत सिर्फ चंद लोगों की तिजोरियों में जा रही है। यही से क्रांतिकारी फौजी ह्यूगो चावेज का उदय हुआ, जिसके भाषण लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित करते थे और जो अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। 1998 में जब ह्यूगो चावेज डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वेनेजुएला अब अमेरिका के इशारे पर नहीं चलेगा। उन्होंने बोलिवेरियन रेवोल्यूशन का नारा दिया और कहा कि अब तेल की कमाई की मालिक कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, बल्कि वेनेजुएला की गरीब जनता होगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वेनेजुएला ने अपने ऑयल को 1976 में ही नेशनलाइज कर दिया था और PDVSA नाम की स्टेट ऑयल कंपनी बना दी थी। उस वक्त अमेरिका ने इसका कोई खास विरोध नहीं किया था, क्योंकि अमेरिका को ऑयल लगातार उसकी शर्तों पर मिल रहा था और वेनेजुएला की पॉलिसीज सीधे अमेरिका के सामने चुनौती नहीं बन रही थी। लेकिन ह्यूगो चावेज के आने के बाद मामला पूरी तरह बदल गया। चावेज ने ऑयल नेशनलाइजेशन को सिर्फ कागजी नहीं बल्कि जमीनी तौर पर लागू करना शुरू किया। उन्होंने ऑयल लॉज बदले, फॉरेन ऑयल कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज किए और PDVSA पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल मजबूत किया। इससे एक्सॉन मोबिल और कोकोनो फिलिप्स जैसे बड़े अमेरिकी ऑयल फर्म्स सीधे टकराव में आ गए और उनके एसेट्स नेशनलाइज हो गए। इसके साथ ही चावेज ने US फ्रेंडली पॉलिसीज छोड़ दी और रशिया, चाइना और ईरान जैसे देशों के साथ क्लोजर टाइज बनाने शुरू कर दिए। इन सब चीजों से अमेरिका को दिक्कत होने लगी, क्योंकि अब मामला सिर्फ तेल का नहीं था बल्कि US इन्फ्लुएंस के खत्म होने का था। इसलिए अमेरिका ने 2002 में चावेज के खिलाफ एक वायलेंट मिलिट्री कू करवाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह चावेज ने अपनी सरकार को गिरने से बचा लिया। इसके बाद ह्यूगो चावेज की नफरत अमेरिका के लिए इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जाकर US प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को डेविल तक कह दिया। ये सब कुछ अमेरिका को चुभ रहा था, लेकिन उसने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया और वेनेजुएला को सबक सिखाने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगा। इस बीच 2013 में ह्यूगो चावेज की कैंसर की वजह से मौत हो गई और उनके बाद सत्ता निकोलस मादुरो के पास आ गई। निकोलस मादुरो चावेज को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे।
मादुरो ने अपने करियर की शुरुआत एक बस ड्राइवर और ट्रेड यूनियन लीडर के तौर पर की थी। 1990 के दशक से ही वो चावेज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। चावेज ने उनकी वफादारी का इनाम उन्हें देश के फॉरेन मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट जैसे अहम पदों पर बिठा कर दिया। इतना ही नहीं, दिसंबर 2012 में अपनी मौत से ठीक पहले कैंसर से जूझ रहे चावेज ने देश के नाम अपने आखिरी टेलीविजन एड्रेस में ऑफिशियली मादुरो को अपना सक्सेसर घोषित किया और जनता से अपील की कि उनके न रहने पर मादुरो को ही चुना जाए। इसलिए चावेज की मौत के बाद अप्रैल 2013 में हुए चुनाव में मादुरो को जीत मिल गई और वो वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद मादुरो ने भी चावेज की तरह एंटी अमेरिका पॉलिसीज को एग्रेसिवली अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन मादुरो के सामने दिक्कत तब शुरू होने लगी जब इसी दौरान ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें तेजी से गिरने लगी और वेनेजुएला की इकोनॉमी, जो लगभग पूरी तरह तेल के ऊंचे दामों पर टिकी हुई थी, अंदर से चरमराने लगी। सरकार के पास खर्च चलाने के लिए पैसे कम पड़ने लगे। सत्ता पर खतरा महसूस होते ही मादुरो ने और ज्यादा तानाशाही रवैया और एंटी अमेरिका रुख अपनाया। इसके जवाब में अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए, जिनका सबसे बड़ा असर ऑयल एक्सपोर्ट्स और फॉरेन ट्रांजैक्शंस पर पड़ा। सैंक्शंस के बाद देश में डॉलर की भारी कमी हो गई, जिससे जरूरी सामान इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया। चूंकि देश में एग्रीकल्चर और फैक्ट्रीज पहले ही बर्बाद की जा चुकी थी, इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी लगभग न के बराबर था। इसका नतीजा ये हुआ कि बिना किसी युद्ध के ही पूरे मुल्क में हाहाकार मच गया। 2017 तक हालात इतने बदतर हो गए कि इस देश की एक बड़ी आबादी को 2 वक्त का खाना मिलना मुश्किल हो गया। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने बिना सोचे समझे अंधाधुन नोट छापने शुरू कर दिए, लेकिन इससे हालात और बिगड़ गए। पूरे देश में हाइपर इन्फ्लेशन का ऐसा तांडव शुरू हुआ कि 2018 में इन्फ्लेशन रेट 17 लाख % तक पहुंच गया। देश की करेंसी की वैल्यू कागज के टुकड़े के बराबर रह गई और जीडीपी में 75% की भारी गिरावट आ गई। इतने खराब हालात में देश की बड़ी आबादी माइग्रेशन करने को मजबूर हो गई। लेकिन इतनी तबाही के बाद भी मादुरो की सरकार गिरी नहीं, क्योंकि मादुरो ने बगावत को रोकने के लिए सेना के टॉप अधिकारियों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। फूड सप्लाईज, पोर्ट्स और बड़े कारोबार मिलिट्री के हाथों में चले गए। इस तरह जहां आम जनता दाने दाने को तरस रही थी, वहीं मिलिट्री और सत्ता के करीबी लोग देश को लूटकर मादुरो की कुर्सी को मजबूती से थामे हुए थे। इसके बाद 2024 में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस निकोलस मादुरो के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया, क्योंकि हर तरफ से उनकी हार के संकेत मिल रहे थे। दूसरी तरफ मारिया कॉर्निया मचाडो की लीडरशिप में ऑपोजिशन की ताकत लगातार किसी तूफान की तरह बढ़ रही थी। इसलिए सत्ता बचाने के लिए मादुरो ने मचाडो पर चुनाव लड़ने का बैन लगाकर उन्हें रेस से ही बाहर कर दिया। जुलाई 2024 में इलेक्शंस के बाद बिना किसी क्रेडिबल इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के मादुरो ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया, जबकि विपक्ष और कई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने नतीजों को मैनिपुलेटेड बताया। इसके बाद देश भर में प्रोटेस्ट और अनरेस्ट भड़क उठे और वेनेजुएला एक गहरे राजनीतिक संकट में फंस गया। उसी साल 2024 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हुए और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो दुनिया को बड़े युद्धों से बचा सकता है। उन्होंने रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्टीन और ईरान जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को कूटनीति से खत्म करने के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनका रुख बदल गया और शांति का ढिंडोरा पीटने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को कई मोर्चों पर कॉन्फ्लिक्ट्स में ढकेल दिया। उन्होंने वेनेजुएला के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का फायदा उठाने के लिए इस बार वेनेजुएला और निकोलस मादुरो के प्रति भी सख्त रुख अपनाया। वो वेनेजुएला के तेल के विशाल भंडार को कब्जाने के लिए बार बार ये कहने लगे कि वेनेजुएला ने अमेरिका के तेल को चुराया है और अब समय आ गया है कि अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाए। लेकिन तेल के नाम पर वो कभी वेनेजुएला पर हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे दुनिया भर में अमेरिका की किरकिरी होती। इसलिए उन्होंने वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो पर अमेरिका में ड्रग स्मगल कराने के आरोप लगाए और मादुरो के ऊपर $50 मिलियन का इनाम भी रख दिया। इस तरह दुनिया को शांति का सपना दिखाने वाले ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल और सत्ता पर निशाना साधा और इसी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए कैरेबियन सी में लार्ज स्केल पर यूएस वॉरशिप्स तैनात कर दिए, जो पिछले कई दशकों में यूएस मिलिट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप था। सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच अमेरिका ने नार्को टेररिज्म के नाम पर कैरेबियन में आक्रामक कार्रवाई की। ड्रग्स की तस्करी के शक में लगभग 35 बोट्स पर मिसाइल स्ट्राइक्स के हमले किए गए, जिनमें कम से कम 115 लोग मारे गए। इनमें कई वेनेजुएलियन बोट्स भी शामिल थी। दिसंबर 2025 में अमेरिका ने वेनेजुएला के एक रिमोट डॉक पर डायरेक्ट ड्रोन स्ट्राइक किया। अमेरिका का दावा था कि ये डॉक ड्रग कार्टेल्स और इलीगल ऑयल स्मगलिंग का हब था। इसके बाद यूएस ने ड्रग कार्टेल्स को अनलॉफुल
कॉम्बेटेंट्स घोषित कर दिया, यानी अब उनके खिलाफ बिना युद्ध घोषित किए मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स को कानूनी जामा मिल गया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने क्यूबा जा रहे वेनेजुएलियन ऑयल टैंकर्स को रोककर सीज कर लिया ताकि मादुरो गवर्नमेंट और क्यूबा के बीच तेल के बदले मिलने वाली मदद के कोऑर्डिनेशन को पूरी तरह खत्म किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद वेनेजुएला ने कोई बड़ा जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी मिलिट्री वीक थी, इकोनॉमी कोलैप्स थी और खुली टक्कर का मतलब मादुरो के शासन का अंत हो सकता था। जहां एक तरफ अमेरिका बाहर से ये सब एक्शन ले रहा था, तो वही अमेरिका पर्दे के पीछे मादुरो को वेनेजुएला की सत्ता से हटाने की भी पूरी बिसात बिछा चुका था। अगस्त 2025 में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने इस मिशन की रूपरेखा तय की और वेनेजुएला के भीतर अपने सीक्रेट एजेंट्स को तैनात कर दिया। इस टीम का मकसद वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के पैटर्न ऑफ लाइफ को डिकोड करना था। CIA को सब कुछ जानना था कि मादुरो किस वक्त कहां होते हैं, वो किस पर भरोसा करते हैं, नाश्ते में क्या खाते हैं, तनाव के समय उनका व्यवहार कैसा होता है और यहां तक कि उनके पालतू जानवर कौन से हैं। महीनों तक अमेरिकी जासूसों ने मादुरो की हर हरकत, हर आदत, हर रूटीन को बारीकी से ऑब्जर्व किया। जहां अमेरिकी एजेंसीज पूरी ताकत के साथ इंफॉर्मेशन निकालने में जुटी हुई थी, तो वही मादुरो भी खुद को बचाने के लिए बहुत सतर्क थे। वो अपनी सोने की जगह हर रात बदलते थे और कैरेकस में कम से कम 6 से 8 अलग अलग सेफ हाउसेस का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि ज्यादा सेफ्टी के लिए उन्होंने अपनी सुरक्षा की कमान क्यूबन काउंटर इंटेलिजेंस और स्पेशली ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स को सौंप दी थी। उनके सिक्योरिटी सर्किल में मौजूद किसी भी वेनेजुएलियन अधिकारी को मोबाइल फोन रखने तक की इजाजत नहीं थी, ताकि कोई भी सिग्नल अमेरिकी सैटेलाइट्स द्वारा ट्रैक ना किया जा सके। लेकिन अमेरिका की तैयारी इन सभी सुरक्षा उपायों से कई कदम आगे थी। CIA ने वेनेजुएला के भीतर स्पाई ड्रोन्स का एक जाल बिछा रखा था, जो इतने सटीक थे कि वो रडार की नजर में आए बिना रात के अंधेरे में मादुरो के कंपाउंड की निगरानी कर सकते थे। CIA को इस मिशन की सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब CIA किसी तरह मादुरो के एक बेहद करीबी इंसान को अपना इंसाइडर बनाने में सफल हो गई। अब अमेरिका के हाथ सबसे बड़ा हथियार लग चुका था, जो वो जानकारी दे सकता था जो दुनिया का कोई भी कैमरा या सैटेलाइट नहीं दे सकता था। इसी इंसाइडर ने मादुरो के पैनिक रूम के दरवाजों की मोटाई, सुरक्षा गार्ड्स की शिफ्ट बदलने का समय और यहां तक कि मादुरो के मानसिक तनाव की रियल टाइम अपडेट्स CIA तक पहुंचाई। इस बीच अमेरिका के एलीट ट्रूप्स ने केंटकी में मादुरो के कैरेकस सेफ हाउस के जैसा एक बिल्कुल सटीक और फुल साइज रेप्लिका तैयार किया। कमांडोज ने हफ्तों तक उसी नकली इमारत के भीतर घुसने के रास्तों, गलियारों और एग्जिट पॉइंट्स पर रिहर्सल्स की, ताकि जब असली हमला हो तो वो बिना किसी चूक के काम कर सके। अब मादुरो से जुड़ी हर अपडेट अमेरिकी एजेंसीज के हाथ लग चुकी थी और ऑपरेशन की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। अमेरिका जब चाहता अपने मंसूबों को अंजाम दे सकता था। लेकिन ऑपरेशन से पहले नवंबर 2025 में ट्रंप ने आखिरी बार डिप्लोमेसी का कार्ड खेलने की कोशिश की। ट्रंप ने सीधे मादुरो को फोन किया और एक क्लियर अल्टीमेटम दिया, या तो सत्ता छोड़ो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन इसके बाद भी मादुरो ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, यहां तक कि उन्होंने कुछ हफ्ते पहले अमेरिका को खुली चुनौती भी दी थी, कम गेट मी, आई विल वेट हियर। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें जबरन गद्दी से हटाने का फैसला कर लिया और यहीं से वो ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के नाम से जाना गया। यूं तो इस ऑपरेशन को 25 दिसंबर 2025 यानी क्रिसमस के दिन ही ट्रंप की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिल चुका था, लेकिन इस दौरान कैरेबियन रीजन में खराब मौसम और लो विजिबिलिटी की वजह से ऑपरेशन टीम को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ा। अमेरिकी सेना का प्लान एकदम साफ था। रात के अंधेरे में यूएस के फाइटर जेट्स वेनेजुएला में एंटर करेंगे। उसी बीच वेनेजुएला की राजधानी कैरेकस के पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर एक कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक किया जाएगा, ताकि पूरा शहर अंधेरे में चला जाए। इसके बाद रशियन S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर रेडार पर आए बिना प्रिसाइज स्ट्राइक्स एग्जीक्यूट की जाएंगी। इस पूरे ऑपरेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव निकोलस मादुरो को जिंदा गिरफ्तार करना था। मादुरो को अरेस्ट करके समंदर में तैनात यूएस नेवी के असॉल्ट शिप USS आइवो जीमा तक लाया जाना था और फिर वहां से उन्हें अमेरिका लेकर आना था। आखिरकार 2 जनवरी 2026 की शाम ऑपरेशन टीम को पुख्ता खबर मिली कि निकोलस मादुरो इस वक्त कैरेकस के सबसे सिक्योर मिलिट्री कंपाउंड फ्यूर्ते तियोना के भीतर अपने रेस्ट्रिक्टेड कंपाउंड में मौजूद है। अब मौसम भी साफ हो चुका था और मूवमेंट भी कंफर्म हो चुकी थी।
इसलिए उसी वक्त ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को एक्टिवेट कर दिया जाता है। वेनेजुएलियन कोस्ट और कैरेबियन सी में तैनात यूएस वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स को फुल अलर्ट पर डाल दिया जाता है। जैसे ही रात गहरी होती है, यूएस साइबर कमांड और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी मिलकर वेनेजुएला के नेशनल पावर ग्रिड पर एक सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स करते हैं और कुछ ही मिनटों में कैराकस शहर घने अंधेरे में डूब जाता है। सड़कों की लाइटें बुझ जाती है, ट्रैफिक सिग्नल्स ठप हो जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मिलिट्री के कमांड एंड कंट्रोल नोड्स की बिजली भी कट जाती है। इसी के साथ ऑपरेशन का एरियल फेज शुरू हो जाता है। कैरेबियन सी, सेंट्रल अमेरिका और साउथ ईस्टर्न अमेरिका के 20 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस से अलग अलग रोल्स के लिए 150 से ज्यादा यूएस एयरक्राफ्ट गर्जना करते हुए एक साथ उड़ान भरते हैं। इस फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए EA-18G ग्राउलर्स, सर्विलेंस और बैटलफील्ड मैनेजमेंट के लिए E-2 हॉकाई एयरक्राफ्ट्स और बड़ी संख्या में रिमोटली पायलटेड आर्म ड्रोन्स शामिल थे। इनके साथ साथ F-22, F-18 और F-35 जैसे फाइटर जेट्स आसमान में सुरक्षा कवच बनाकर तैनात थे, जबकि B-1B और B-52 बॉम्बर्स भी किसी बड़े काउंटर अटैक को कुचलने के लिए स्टैंड बाय पर रखे गए थे। जैसे ही ये एयरक्राफ्ट्स अपने असाइंड कॉरिडोर्स और स्ट्राइक रेंज में पहुंचते हैं, तभी अगला फेज शुरू हो जाता है। कैराकस शहर पहले ही अंधेरे में डूबा हुआ था और तभी अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को फुल्ली एक्टिवेट कर देता है। EA-18G ग्राउलर एयरक्राफ्ट्स और स्पेस बेस्ड जामिंग के जरिए वेनेजुएला के एयर डिफेंस रेडार्स और सर्विलेंस सिस्टम्स को फॉल्स सिग्नल्स में उलझा दिया जाता है। रशियन सप्लाइड S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का टारगेट डेटा करप्ट कर दिया जाता है। मिसाइल बैटरीज को रियल टारगेट्स दिखना ही बंद हो जाते हैं और रेडार्स प्रैक्टिकली ब्लाइंड हो जाते हैं। इस ब्लैकआउट और इलेक्ट्रॉनिक अटैक से वही माहौल बन चुका था जिसकी अमेरिकन फोर्सेस को जरूरत थी। एक ऐसा शहर जो अंधेरे में डूब चुका था, जहां रेडार की आंखें धुंधली थी और आसमान में क्या हो रहा है इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन हो चुका था। अब एयर स्ट्राइक और ग्राउंड एक्शन का रास्ता पूरी तरह साफ था। इस पूरे मिशन की रीड यूएस आर्मी की डेल्टा फोर्स थी, जो नाइट स्टॉकर्स के MH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स में सवार होते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स रेडार डिटेक्शन से बचने के लिए समंदर की लहरों से सिर्फ 100 फीट ऊपर उड़ रहे थे। जैसे ही यूएस एयरक्राफ्ट्स वेनेजुएला के एयर स्पेस में एंट्री लेते हैं, पहली प्रिसीजन स्ट्राइक पुएर्तो तियोना के रेडार सिस्टम्स और ला कार्लोता एयरफील्ड पर की जाती है, जिससे कैराकस के आसमान में आग के गोले और धुएं के बादल फैल जाते हैं। इससे पूरे शहर में एयर रेड सायरन्स बज उठते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। अमेरिकन प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस और स्मॉलर डायमीटर बॉम्ब्स ने इस मिलिट्री टारगेट्स को इतनी सटीकता से नष्ट किया कि वेनेजुएला का मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब वेनेजुएला का आसमान साफ था, रेडार खामोश थे, कम्युनिकेशन टूटी हुई थी और मादुरो तक पहुंचने का रास्ता खुल चुका था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए 3 जनवरी की रात करीब 2 बजे अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स मादुरो के टारगेट कंपाउंड के ऊपर मंडराने लगते हैं। इस कंपाउंड का पूरा नक्शा CIA पहले ही तैयार कर चुकी थी। अमेरिकी कमांडोज को यह भी पता था कि हमले की सिचुएशन में मादुरो किस स्टील रीइंफोर्स्ड पैनिक रूम में छिप सकते थे, इसलिए वो अपने साथ ब्लो टॉर्चेस भी लेकर आए थे, जो जरूरत पड़ने पर चंद सेकंडों में भारी स्टील की प्लेटिंग को मक्खन की तरह काट सकते थे। इसके बाद डेल्टा फोर्स के जवान हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और बिजली की रफ्तार से मादुरो के कंपाउंड के अंदर घुस जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनते ही मादुरो की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स भी कंपाउंड के भीतर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी में एक नाइट स्टॉकर हेलीकॉप्टर को काफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन किसी तरह वो हवा में ही बना रहता है। इसी बीच डेल्टा फोर्स के जवान पैनिक रूम की तरफ जाने वाले कॉरिडोर तक पहुंच जाते हैं। मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस उस वक्त सो रहे थे, लेकिन धमाकों और गोलियों की आवाज सुनते ही दोनों घबराकर सेफ रूम की ओर भागने लगते हैं। वो दरवाजे तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हड़बड़ी में उसे पूरी तरह लॉक नहीं कर पाते और तभी कमांडोज आखिरी ऑब्स्टेकल पार करते हुए कुछ ही पलों में मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लेते हैं। इधर फ्लोरिडा में उस समय ट्रंप अपने करीबी सलाहकारों के साथ स्क्रीन पर यह पूरा ऑपरेशन लाइव देख रहे थे। डेल्टा फोर्स के बॉडी कैम से आ रही फुटेज सीधे उन तक पहुंच रही थी और मादुरो के गिरफ्तार होते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर जाती है। मादुरो और उनकी वाइफ के हाथों में हैंडकफ्स डालकर, उनकी आंखों पर ब्लैकआउट गॉगल्स लगाकर उन्हें तुरंत बाहर इंतजार कर रहे चिनूक हेलीकॉप्टर में बैठा दिया जाता है, जो सीधा समंदर में तैनात USS आइवो जिमा पर उतरते हैं।
इसके बाद उन्हें फाइनली न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस लाया जाता है और अमेरिकी फेडरल ऑफिसर्स को सौंप दिया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन में कुछ अमेरिकी जवान घायल तो हुए, लेकिन किसी भी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं गई। वहीं दूसरी तरफ मादुरो के करीब 40 गार्ड्स इस दौरान मारे गए। हालांकि वेनेजुएला ने दावा किया कि इस पूरे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के सफल होने के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 3 जनवरी 2026 को सुबह करीब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो इस ऑपरेशन और निकोलस मादुरो के गिरफ्तार होने के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि जब वो इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई टेलीविजन शो देख रहे हो। इसके बाद ट्रंप से जब वेनेजुएला के भविष्य को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये भी साफ किया कि अमेरिका अब वेनेजुएला को तब तक रन करेगा जब तक कि वहां एक पावर ट्रांजिशन नहीं हो जाता है। ट्रंप के इस बयान और अमेरिकी सेना के इस ऑपरेशन को कई देशों ने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया। रशिया ने इस ऑपरेशन को एक सोवरेन नेशन के खिलाफ आर्म्ड एग्रेशन माना, तो वहीं चाइना ने अमेरिका के इस कदम को ताकत का अहंकार बताया। वहीं लैटिन अमेरिका के पड़ोसी देशों में भी डर और गुस्से का माहौल फैल गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा कि अमेरिका ने सीमाओं का जो उल्लंघन किया है वो दुनिया को अराजकता की ओर धकेलेगा। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो फ्रांसिस्को पेट्रो ने इसे पूरे क्षेत्र की गरिमा पर प्रहार बताते हुए अपने देश की सीमा पर सेना तैनात कर दी है ताकि यहां वेनेजुएला से लगातार आ रहे रेफ्यूजीज की संख्या को रोका जा सके। क्यूबा ने इस हमले को स्टेट टेररिज्म करार दिया, जो दूसरी तरफ ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने बड़ी सावधानी से बयान देते हुए कहा कि इंटरनेशनल लॉ का पालन हर हाल में होना चाहिए। यहां तक कि खुद यूएस में ट्रंप के इस एक्शन को क्रिटिसाइज किया गया। असल में किसी भी देश पर हमला करने से पहले यूएस गवर्नमेंट को यूएस कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है और यूएस प्रेसिडेंट अकेले ये फैसला नहीं ले सकता। लेकिन ट्रंप ने इसे एक लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन कहा ताकि कांग्रेस की अनुमति के बिना ही सैन्य कार्रवाई को सही ठहराया जा सके। कुल मिलाकर हर जगह अमेरिका के इस कदम की जमकर आलोचना हुई, लेकिन फिर भी ट्रंप के कान पर जूं तक नहीं रेंग सकी। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बाद वेनेजुएला की इंटरनल पॉलिटिक्स की सिचुएशन भी बेहद कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मादुरो के अरेस्ट होते ही जहां कुछ लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे तो कुछ को डर था कि अब हालात और बिगड़ जाएंगे। इसी के साथ देश में पावर वैक्यूम भी बन गया। ऑपोजिशन लीडर मारिया कॉर्निया मचाडो ने इसे डेमोक्रेसी की जीत बताया, लेकिन ट्रंप से मुलाकात और उन्हें अपना नोबेल प्राइज डेडिकेट करने के बावजूद उन्हें गवर्नमेंट बनाने का मौका नहीं मिल सका। फिलहाल वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डेल्सी रोड्रिगेज देश की एक्टिंग प्रेसिडेंट है, जो इससे पहले तक मादुरो की सबसे भरोसेमंद सहयोगी और वाइस प्रेसिडेंट थी। शुरुआत में डेल्सी ने अमेरिका के हमले की आलोचना की और मादुरो को रिहा करने की मांग की, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उनका सुर नरम पड़ने लगा। रोड्रिगेज ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, ऑयल सेक्टर में रिफॉर्म्स और कुछ नीतियों में बदलाव किए हैं, जिससे कुछ लोगों को उम्मीद मिली है कि हालत सुधर सकते हैं। लेकिन देश में अभी भी डर, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट का माहौल है। इन सब के बीच अमेरिका वेनेजुएला में दखल देने की कोशिश में लगा हुआ है और किसी भी तरह उसके ऑयल पर अपना कंट्रोल चाहता है। जब ट्रंप 2025 में दूसरी बार यूएस प्रेसिडेंट बने थे तो वो दुनिया भर में शांति कायम करने की कसमें खा रहे थे, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने दुनिया को और ज्यादा इंस्टेबिलिटी में धकेल दिया। जहां एक तरफ उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को रातों रात गिरफ्तार करवा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी हिपोक्रेसी ग्रीनलैंड को हड़पने की बातों में भी साफ दिखाई देती है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो अमेरिका की विदेश नीति का ये डबल स्टैंडर्ड कोई नई बात नहीं है। ये उसी पुराने पैटर्न का हिस्सा है जिसमें उसकी रिजीम चेंज की नीति हमेशा अमेरिकन इंटरेस्ट फर्स्ट के इर्द गिर्द घूमती रही है। साल 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का ईरान इराक वॉर के दौरान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और फिर अपना मतलब निकल जाने के बाद सद्दाम के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने का झूठा दावा कर इराक पर इन्वेड कर दिया और अंत में सद्दाम को फांसी पर चढ़ा दिया। इसके पीछे अमेरिका का दूसरा मकसद वहां के ऑयल सेक्टर पर कब्जा भी था। इसी तरह अमेरिका ने उसके खिलाफ बातें करने वाले लीबिया के मुआमर गद्दाफी को भी नेटो इंटरवेंशन के जरिए मरवा दिया। पनामा में भी अमेरिका ने अपने ही पुराने सहयोगी मैनुअल नोरीगा को ड्रग तस्कर बताकर जेल में डाल दिया ताकि पनामा कैनाल पर अमेरिका का कंट्रोल बना रहे। इसके अलावा वियतनाम में कम्युनिज्म रोकने के नाम पर लाखों सैनिकों के जरिए तबाही मचाने से लेकर वॉर ऑन टेरर के नाम पर अफगानिस्तान से अल कायदा और तालिबान
को खदेड़ने और फिर से अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करने तक अमेरिका का पैटर्न हमेशा एक जैसा रहा है। आज वेनेजुएला में भी अमेरिका यही खौफनाक गेम खेल रहा है। यहाँ उसने सालों तक मारिया कोर्निया मचाडो को लोकतंत्र का चेहरा बताया, लेकिन मादुरो के पकड़े जाते ही ट्रंप ने मचाडो को दरकिनार कर दिया और अब वो डेल्सी रोड्रिगेज से भी डील करने को तैयार है। ये साफ दिखाता है कि अमेरिका के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक दिखावा है और उसका असली मकसद सिर्फ उसके खुद